फ्रेंड, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंटों इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का जो वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और आज हम संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूची है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो संविधान में अनुसूचियाँ जो है ना, वो मूलतः जो है कि 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे संविधान संशोधन हुए तो उस आधार पर जो है कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप थोड़ा समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। तो चलिए थोड़ा मैनेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो पहली अनुसूची है ना, तो उसमें राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मतलब कि देखिए, भारत जो है ना वो राज्यों का संघ है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है तथा संघ राज्य क्षेत्र भी यहाँ पर है। तो मतलब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जो उनके क्षेत्रों के संबंध में जो चर्चा की गई है तो वो संविधान की पहली अनुसूची में की गई है। अब आते हैं हम लोग दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के संबंध में तथा उसके पेंशन के संबंध में चर्चा की गई है ना। तो मतलब कि जो भी अधिकारी का चुनाव होता है या तो नियुक्ति होता है, जो भी मंत्री का चुनाव होता है राष्ट्रपति को छोड़कर, तो उनके जो भी वेतन हो गया, भत्ते हो गया एवं पेंशन हो गया, तो इसके संबंध में जो चर्चा की गई है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में की गई है। अब सर हम आते हैं तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के शपथ का एवं प्रतिज्ञान का वर्णन है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो शपथ लेते हैं ना, तो जब उनकी नियुक्ति होती है या तो जब उनका चुनाव होता है तो अपने कार्यभार को संभालने से पहले वो जो है कि शपथ लेते हैं। तो इस संबंध में जो चर्चा की गई है वो किस अनुसूची में की गई है सर? तो तीसरी अनुसूची में की गई है। तो आप सब ये कह सकते हैं कि जो संवैधानिक प्राधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में। अब चलिए चौथी अनुसूची में आते हैं। तो चौथी अनुसूची में जो है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में जो है कि चर्चा की गई है। तो मतलब कि राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में एवं केंद्र शासित प्रदेशों का कितना प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में, तो इसके संबंध में जो चर्चा की गई है वो संविधान की चौथी अनुसूची में की गई है। अब आते हैं हम लोग पाँचवीं अनुसूची में। तो पाँचवीं अनुसूची में जो है ना, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र हैं, अर्थात अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो वहाँ के अपने क्या है, कल्चर है, ठीक है। तो उनका अपना प्रशासन है। तो आखिर उनके प्रशासन पर किस प्रकार राज्य सरकार नियंत्रण रखेगी, भारत सरकार किस प्रकार नियंत्रण रखेगी, ठीक है। तो इस संबंध में जो चर्चा की गई है तो वो किस अनुसूची में की गई है? तो पाँचवीं अनुसूची में की गई है। अब आते हैं हम लोग छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में भी वही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में ही चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य जो 4 राज्य ही हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एवं मिजोरम को चर्चा की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाँचवीं अनुसूची में जो क्षेत्र का वर्णन किया गया था, अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन, तो वहाँ पर जो भी जनजाति रहते थे तो वो जो स्थानीय कल्चर जो है स्थानीय लोग के कल्चर में ढल चुके थे। लेकिन जो ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजाति लोग रहते हैं, तो वो जो है स्थानीय लोगों के कल्चर में नहीं ढल चुके हैं और वो अभी भी जो है कि उसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं जिस तरीके से आदिम ज़माने से उनका जो है कि जीवन यापन मतलब करने का तरीका था, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है वो किस क्षेत्र में किया गया है, मतलब कि किस अनुसूची में किया गया? छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में जो है ना, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, आप सभी को पता ही होगा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है कि अपने क्षेत्र के प्रशासन को चलाने के लिए मतलब कुछ कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है जिसके आधार पर वो अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं। तो इसमें जो है कि 3 सूची आते हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है कि कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र को है ना। केंद्र को संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें जो मूलतः कितने विषय थे? तो 97 विषय थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। अभी जो वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है।
हाँ, तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य को प्रदान किया गया है, जिसमें मूलतः कितने विषय थे, तो 66 विषय को सम्मिलित किया गया था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 59 विषय सम्मिलित किए गए। अब आते हैं हम लोग समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु जो है कि अगर केंद्र एवं राज्यों के बीच कोई अगर मतभेद अगर होता है, मतलब सेंटर एवं स्टेट के बीच अगर कोई मतभेद होता है, तो सेंटर द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, वो प्रभावी रहेगा। तो इसमें जो टोटल विषय हैं वो कितने हैं, 47 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में जो है कि 52 हो गए हैं। मूलतः 47 थे और वर्तमान में 52 हो गए। तो चलिए हम नेक्स्ट अनुसूची में बढ़ते हैं। तो अब 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में जो है ना, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के संबंध में चर्चा की गई है। चूँकि देखो, भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं जिन्हें संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान किया गया है। तो मूलतः जो थे ना, वो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, मतलब समय बीतने के साथ साथ बहुत सारे संविधान संशोधन हुए और ज़रूरत पड़ने पर क्या हुआ कि विभिन्न भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया। तो वर्तमान में जो है कि 22 भाषाओं को जो है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका वर्णन 8वीं अनुसूची में है ना। अब चलते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में जो है कि 284 विषयों को शामिल किया गया है ना। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित इसमें अधिनियम है। तो भूमि सुधार से तात्पर्य यही है ना कि अगर राज्य अगर भूमि सुधार करना चाहते हैं, जो भी उपबंध बनाना चाहते हैं, तो वो जो भी विषय रखेंगे तो वो 9वीं अनुसूची में रखेंगे। तो देखो, इसको 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को रखने का इसीलिए मेन मुद्दा था क्योंकि इसको जो है कि न्यायिक समीक्षा से अलग माना गया था। मतलब कि अगर कोई भी उपबंध अगर इसमें बनाया जाता है तो न्यायालय जो है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसमें कोई भी नियम अगर बनाया गया हो तो इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन जब बाद में संविधान संशोधन हुए तो अब न्यायालय में आप जो है कि 9वीं अनुसूची में जो भी उपबंध होंगे तो आप उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी उपबंध है वो किस अनुसूची में है सर, तो 9वीं अनुसूची में किया गया है ना। किस अनुसूची में किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में। आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा है, आपको समस्याएं होती होगी, बट क्या करें। चलिए आगे चलते हैं। तो अब 10वीं अनुसूची आते हैं। तो 10वीं अनुसूची में जो है ना, वो किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें दल बदल, मतलब कि दल बदल के आधार पर निर्भरता। मतलब अगर कोई संसद का कोई सदस्य है, ठीक है, तो दल बदल के आधार पर अगर निरह पाया जाता है, मतलब अयोग्य पाया जाता है संसद का सदस्य बनने से, तो इसके संबंध में जो भी चर्चा की गई है ना, वो 10वीं अनुसूची में की गई है। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में की गई है। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्भरता का वर्णन जो है कि 10वीं अनुसूची में किया गया है। अब इसको किस संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है कि इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ना, मतलब कि इसको संविधान में शामिल किया गया। तो आप याद कर सकते हैं दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित किस अनुसूची में वर्णन है, तो 10वीं अनुसूची में। अब आते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं, पंचायतों के अधिकार के संबंध में, मतलब इस पर चर्चा की गई है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला, तो इसे जो है कि एक अलग अनुसूची में रखा गया, 11वीं अनुसूची में, जिसमें पंचायतों को जो है कि स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए 29 विषय दिए गए। तो इस संबंध में, मतलब पंचायतों के अधिकार दायित्व के संबंध में जो चर्चा की गई वो कहाँ की गई है, तो 11वीं अनुसूची में। और कब इसको जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है कि इसको जोड़ा गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है वो क्या किया गया है, नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है। नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित जो है कि यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखिए, जिस प्रकार गाँव में जो है कि स्थानीय सरकार होती है जिसे हम लोग पंचायत कहते हैं, उसी प्रकार जो है कि शहरों में भी स्थानीय सरकार होती है जिसे हम लोग नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नगर पालिका कहते हैं, इसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं। तो उसी प्रकार इसको भी जोड़ा गया था जो कि स्थानीय सरकार है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसमें नगर पालिकाओं को जो है कि राज्य सरकार के द्वारा कितने विषय दिए गए हैं, तो 18 विषय दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस प्रकार
जो कि इसका नगर पालिकाओं का जो वर्णन है कहाँ पे किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रकार जो है कि हमने 12 अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया। हो सकता है कि ये वीडियो आप सभी को लाभदायक लगा होगा, और फिर अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर बेल आइकन भी दबा सकते हो, ताकि जो भी वीडियो आने वाले हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और फिर आप शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।